तो नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के स्टेजेस के बारे में। अगर आप एक इन्वेस्टर हो या एक ट्रेडर हो या एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट करंटली कौन से स्टेज में है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि आपको दिसंबर में कैसे पता चल गया कि मार्केट अब बुल मार्केट नहीं रहा या बेयर मार्केट की ओर जा रहा है या मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं रही और आपने अपना काफ़ी सारी चीज़ें बेच के आप कैश में आ गए। तो ये सब मार्केट स्टेजेस की वजह से आपको समझ में आता है। अगर आप एक बार समझ गए, स्ट्रक्चर समझ गए कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में है, किस तरीके से वर्क हो रहा है, तो आप आराम से डिसीजन ले सकते हो। ये जो चीज़ है वो हर एक मार्केट में वर्क करती है, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, दुबई मार्केट, कमोडिटी, करेंसी, बिकॉज मार्केट के चलने का नेचर सेम होता है। ठीक है, तो अपन आज समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के स्टेजेस या स्ट्रक्चर या साइकिल क्या होती है। सब लोग अलग अलग नाम लेते हैं लेकिन कंसेप्ट सेम है। ठीक है, तो जाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो मार्केट बेसिकली 4 स्ट्रक्चर में वर्क करता है, 4 स्टेजेस में वर्क करता है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं, सिर्फ याद रहे उसकी वजह से, स्टेजेस ऑफ मार्केट। ठीक है, जैसे मैंने बताया उसको आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो, साइकिल बोल सकते हो, जो भी बोलना है। तो सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं हम अक्यूमुलेशन जोन। ठीक है, इसको हम स्टेज 1 बोलते हैं, स्टेज 1। ठीक है, इसको बोलते हैं अक्यूमुलेशन जोन। उसके बाद आता है एक जोन जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड या उसको बोलते हैं मार्कअप फेज। ठीक है, अपन अप ट्रेंड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि समझने में आसानी है, इजी लैंग्वेज है। अब अप ट्रेंड एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपके पैसे सबसे ज़्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा जोन है जहाँ पे सारे स्टॉक्स अपना ब्रेकआउट फॉलो करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूल अप्लाई होते हैं, सारे स्टॉक्स मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं और आराम से आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, कोविड के बाद जो अपना मूव आया था वो अप मूव या अप ट्रेंड था, ये बोल सकते हैं। ठीक है, हम आगे और एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है एक स्टेज जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। ठीक है, समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज भी क्या होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज और अक्यूमुलेशन स्टेज ऑलमोस्ट सेम दिखता है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि वो अलग अलग फेजेस में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन और अक्यूमुलेशन जोन में ये चीज़ होती है कि स्टॉक एक रेंज में अपनी एक रेंज बना के चलता है, उसमें ही ऊपर नीचे जाता है। मतलब ना तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, वो उसी रेंज में आसपास घूमता रहता है। ठीक है, इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। और सबसे लास्ट में आता है जिसको हम बोलते हैं स्टेज 4, स्टेज 4 या मार्क डाउन स्टेज। ठीक है, ये हो गया स्टेज 4 स्टॉक। अब समझते हैं कि अक्यूमुलेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जो ऐसे रटते हैं कि ये स्टेज 1 है, अक्यूमुलेशन जोन है, बट उनको अगर तुम पूछो कि चलना बताना कि ये स्टेज 1 कौन सा है, तो वो समझ नहीं पाता है। हमें रटना नहीं है, हमें बहुत सिंपल कंसेप्ट के जरिए समझना है और ये जिससे वो याद रह जाए। आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, समझिए कि आप एक इन्वेस्टर हो बहुत बड़े, या आप एक म्यूचुअल फंड हाउस हो या इंस्टीट्यूशन हो, और आपने डिसाइड किया कि आपको एक स्टॉक खरीदना है ए नाम का। ठीक है, ए नाम का स्टॉक अभी 100 रुपये पे चल रहा है और आपको लगता है, आपने बहुत ज़्यादा फंडामेंटल रिसर्च किया, आपने कंपनी के सीईओ से बात की, इंडस्ट्री एनालिसिस किया, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया, सब कुछ किया और आपको पता चला कि ठीक है, ये ए करके जो कंपनी है वो अभी एक फेयर प्राइस पे मिल रही है और मेरे को इसको खरीदना है 100 रुपये के आसपास, 100 से 110 रुपये के आसपास मेरी ये रेंज है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक करीबन 2 साल के अंदर ये 500 रुपये पर चला जाएगा। ठीक है, 500 रुपये पर चला जाएगा। अब जैसे आपको पता होगा कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो 1-2 दिन के लिए नहीं खरीदते, वो 10-15% के लिए नहीं खरीदते, वो एक लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं। ठीक है, ओके। तो इमेजिन करो कि आपके पास 1000 करोड़ रुपए है जो आपको स्टॉक ए में डालने हैं। ठीक है, अब क्या करोगे आप? अगर 1000 करोड़ रुपए एक साथ स्टॉक ए में डालने हैं तो क्या आप एक दिन जाओगे और डायरेक्टली बाय ऑर्डर प्लेस कर दोगे? अगर आपने कर दिया तो होगा क्या? समझो, इंडियन मार्केट अभी भी एक नेसेंट स्टेज में है, यहाँ पे लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आपने जब 1000 करोड़ का एक ऑर्डर एक स्टॉक में आपने डाल दिया तो होगा क्या? होगा ये कि स्टॉक सडनली अपर सर्किट में जाना शुरू हो जाएगा। मतलब आज एक 100 रुपये का स्टॉक है, वो अपर सर्किट में जाके कल 120 का हो जाएगा, फिर अपर सर्किट में जाके 144 का हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर उसकी सर्किट सेम रही तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने जो स्टॉक सोचा था कि मैं 100-110 रुपये के एवरेज में ख़रीदना चाहता हूँ, अब इसकी एवरेज बढ़ गई। तो मान के चलो इसकी एवरेज हो गई 160 या 170 रुपये। तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को अपनी एवरेज को 60% बढ़ा के नहीं खरीदना है, मेरे को इसी रेंज में ख़रीदना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं बहुत स्मार्टली खेलूँगा। मैं रोज़ स्टॉक के 10-10 करोड़ स्टॉक खरीदूँगा। मतलब ठीक है, उस स्टॉक के रोज़ 10 करोड़ रुपये के स्टॉक खरीदूँगा। तो मेरे को कितने 100 दिन तक उस स्टॉक को खरीदना पड़ेगा, रोज़ 10 करोड़ के। अब 10 करोड़ का स्टॉक खरीदने में होता क्या है कि 10 करोड़ इज़ अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। ठीक है, तो स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा, आराम से तुम खरीद सकते हो। ठीक है,
तो तुम आराम से यहाँ पे बाय करते जाओ, जिसको बोलते हैं अक्यूमुलेशन जोन। तो मैंने अपने स्टॉक जो चाहिए थे वो मैंने अक्यूमुलेट कर दिए। अब समझो कि अक्यूमुलेशन जोन ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर होगा क्या कि बेसिकली स्टॉक मार्केट हमेशा सप्लाई और डिमांड के कंसेप्ट पे चलता है। अगर एक बार आप ये समझ गए तो पूरा गेम सेट है। तो ये हो गया सप्लाई, ये हो गया डिमांड। अब ध्यान से सोचो, स्टॉक की डिमांड तो उतनी ही है जितनी पहले डिमांड थी, ठीक है। 3 महीने पहले भी स्टॉक की जितनी डिमांड थी उतनी ही डिमांड है आज, कुछ नया नहीं हो गया। बट अब स्टॉक के अंदर सप्लाई कम है। किसी इंसान ने या किसी इंस्टीट्यूट ने 1000 करोड़ का स्टॉक खरीद के रख लिया है। तो जस्ट इमेजिन, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो स्टॉक ऊपर भागेगा। तो इसीलिए आता है अप ट्रेंड, ठीक है। तो अप ट्रेंड हुआ, स्टॉक ऊपर गया जितना भी स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो हम आगे कभी बात करेंगे किसी और वीडियो में। फंडामेंटल के हिसाब से, उसकी अर्निंग के हिसाब से, कंपनी के कितनी अच्छी रिजल्ट आ रहा है, कंपनी का कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से। बट अब वो आ गया अप ट्रेंड में, ठीक है। स्टॉक खरीदता जा रहा है, जहाँ खरीदता जा रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक टाइम आएगा जब उनको लगेगा कि ठीक है 500 रुपये के आसपास हम आ चुके हैं। अब वो बताएंगे तो नहीं कि मैं 500 रुपये बेचूंगा, ठीक है, वो इतने तो पागल नहीं है। बट एक टाइम आएगा जब उनको पता चल जाएगा कि चलो ठीक है यार, 500 रुपये मेरे को जितना चाहिए था मैंने बना लिया स्टॉक से, और अब मैं निकल जाता हूँ, मेरे को कोई और स्टॉक मिल रहा है जिसमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न अब मिलेगा, ठीक है। तो क्या वो सारा का सारा स्टॉक एक साथ बेच देंगे? नहीं। क्या होगा अगर सारा का सारा एक साथ बेच दिया? तो मार्केट में पैनिक हो जाएगा, मतलब लोअर सर्किट लगती जाएगी और स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और वो लोग स्टॉक को सेल नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, वो स्टॉक धीरे धीरे करके बेचेंगे। मतलब आराम से रोज़ के 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के स्टॉक बेच रहे हैं, जिससे स्टॉक में कोई फ्लक्चुएशन या वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है। तो आराम से वो अपना बेच के निकल जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गया, ठीक है, उनको जितना भी माल बेचना था वो बेच के चले गए। अब हो क्या रहा है, ठीक है, समझते हैं। स्टॉक में डिमांड उतना ही है जितना यहाँ पे था, इन दोनों जगह पे डिमांड सेम ही है, बट यहाँ पे अब सप्लाई बढ़ चुका है। मतलब पहले स्टॉक में कुछ अमाउंट था, अब 1000 करोड़ और ऐड हो चुके हैं, तो स्टॉक गिर जाएगा, ठीक है। तो अपना जो डाउन ट्रेंड चलता है वही, तो इसी तरीके से साइकिल चालू होती है, ठीक है। स्टेज 4 हो गया, ठीक है। स्टेज 4 के बाद वापस एक्यूमुलेशन शुरू होता है, वापस एक मार्कअप होता है, फिर वापस एक डिस्ट्रीब्यूशन, वापस नीचे। इस तरीके से स्टॉक मार्केट वर्क होता रहता है। क्या इसका मतलब ये है कि स्टेज 4 के बाद हमेशा स्टेज 1 ही आता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है स्टेज 4 के बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद स्टॉक वापस गिर जाए। अगर उसकी वैल्यूएशन थोड़ी और ओवर वैल्यूड है, या कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, या कोई भी रीज़न हो गया, ग्लोबल क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो स्टॉक गिर सकता है, ठीक है। तो ये हमने समझा कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 क्या होता है। अब आपको अगर ये सवाल हो कि मुझे 1-2 लोगों ने पूछा था, मेरे स्टूडेंट्स ने, कि यार तो हम ये क्यों करते हैं कि स्टेज 2 में जाके क्यों खरीदते हैं, हमें पता चल चुका है कि ये स्टॉक स्टेज 1 में भी अच्छा है, तो हम जाके स्टेज 1 में ही खरीद लेते हैं, हमारा टाइम बचेगा, हमारा एवरेज प्राइस बचेगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे आपका एवरेज 115 का बन रहा है, तो स्टेज 1 में तो आपका एवरेज 80 रुपये का बनेगा, मतलब कम बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम वो क्यों नहीं कर रहे? सिंपल चीज़ है, आपको पता नहीं है कि एक्यूमुलेशन कितना लंबा होने वाला है। कोई स्टॉक का एक्यूमुलेशन 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, 5 महीना हो सकता है, 10 महीना हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इन्वेस्टर, ठीक है। तो आपको उस टाइम आइडल क्यों रहना है? आपको हमेशा याद रखो ऐसे स्टॉक खरीदने जो स्टेज 2 ही हो, ठीक है। अगर आप एक इन्वेस्टर भी हो, ठीक है, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, सोच रहे हो कि यार मेरे को तो अभी 1-2 महीना क्या, मैं तो 2-3-4 साल तक स्टॉक नहीं बेचना चाहता हूँ, तो मेरे को ये सब चीज़ें सीख के क्या करना है, ठीक है। आप एक चीज़ समझो कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, 4 साल के बाद ही बेचने वाले हो, तो भी आपको एक अच्छी एंट्री करनी बहुत ज़रूरी है। क्या पता आपने टॉप पे एंटर कर दिया और स्टॉक 4 साल तक कुछ भी नहीं किया, और 4 साल के बाद आप देख रहे हो तो स्टॉक उसी प्राइस पे है, या फिर आपने एकदम लो पे एंट्री किया और स्टॉक वहाँ से भी और 50% गिर गया, तो आपने सोचा कि 4 साल तो मैं रुका, बट मेरा तो कुछ पैसा ही नहीं बना। तो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ एंटर कर रहे हो, ठीक है। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो सबसे पहले मार्केट ही देखते हैं, ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप। अब ध्यान से समझते हैं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है और बहुत ऐसे क्लियर कट आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 का इंडेक्स, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं मिड स्मॉल कैप को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ निफ्टी के बजाय, क्योंकि निफ्टी सिर्फ 50 कंपनी से बनता है। 50 कंपनी एक ओवरऑल मार्केट के डायनामिक्स को दिखाने के लिए थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो मैं 400 को प्रेफर करता हूँ, आप 500 भी कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी 500 करके इंडेक्स है, वो उसको भी कर सकते हो। अब देखते हैं अब हुआ क्या, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बेसिकली कोविड क्रैश, ठीक है। ये जो क्रैश है ध्यान से देखते हैं, ये ठीक है, ये कोविड क्रैश था,
ठीक है। कोविड में मार्केट ये यहाँ से इतना गिर गया, ये ठीक है, कितना परसेंट गिरा, 36-37% गिर चुका था, ठीक है। उसके बाद देखते क्या हुआ, ठीक है। कोविड क्रैश हुआ, उसके बाद मार्केट, हाँ, उसके बाद मार्केट सीधा अप ट्रेंड के ऊपर चला गया, ठीक है। बहुत प्यारी तरीके से अप ट्रेंड के ऊपर मार्केट चला गया और मार्केट ने 212%, मतलब इंडेक्स ने करीबन कितने महीनों के अंदर, चलो ये मान के चलता हूँ, मार्च और ये है सितंबर, ठीक है, मार्च है, ये सितंबर है, तो कुछ 16 मंथ्स के अंदर इंडेक्स 3 गुना हो गया, ठीक है। मतलब आपके स्टॉक्स तो 3.5 गुना 4 गुना हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऊपर ही चला जाता है या मार्केट नीचे ही चला जाता है। एक टाइम आता है जब मार्केट ओवर वैल्यूड लगने लगता है और एक टाइम आता है जब मार्केट अंडर वैल्यूड लगने लगता है, एज सिंपल ऐसा है, ठीक है। तब यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, अब उसको थोड़ा टाइम चाहिए मार्केट को पॉज करने के लिए, ठीक है। उसको कंसोलिडेशन हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब ट्रेंड के बाद मार्केट ने ऐसे करके एक रेंज के अंदर करीबन 30-35% का रेंज होगा, कितना है चेक करते हैं अपन, एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, प्राइस रेंज है 22% के रेंज के अंदर, भी बहुत छोटा रेंज, 22% के रेंज के अंदर मार्केट ने सितंबर से लेके मई, विच इज़ ऑलमोस्ट 20 मंथ्स, उसने कुछ भी नहीं किया, इसी रेंज के अंदर घूमता रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं होगा कि ये अप ट्रेंड के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन है और मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे पता है, बट अगर आप इस फेज़ में होते तो आपको पता नहीं होता, आपको लगता है कि ओके ये शायद डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ भी हो सकता है और मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये स्टेज 1 है या फिर ये स्टेज 3 है? अगर वो अपनी अपर बाउंड्री को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, अभी भी अप ट्रेंड चालू है और ये सिर्फ एक पॉज था। अगर ये लोअर बाउंड्री को ब्रेक करता है और नीचे जाता है तो आप मान सकते हो कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन था और अब मार्केट गिर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अक्यूमुलेशन किया, उसके बाद मई में वापस उसने अपना अप ट्रेंड शुरू किया और कुछ ही महीनों में अंदर, मतलब ध्यान से देखते हैं, मई 23 और सितंबर, हाँ तो कुछ सेम 16 मंथ्स के अंदर मार्केट ने 82% लगा लिए, ऊपर चला गया, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट वापस हुआ, मार्केट ने बहुत ज़्यादा रन कर लिया है, तब उसको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो सेम कंसेप्ट, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, हमको नहीं पता है कि ये स्टेज 1 है या स्टेज 3 है, आगे की जैसे स्टेज 1 भी हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स देखो, ये कैंडल स्टिक्स की साइज़ देखो, ठीक है, बड़ी हो रही है, मार्केट बहुत बड़ा लाइक 6% गिर रहा है और 5% गिर रहा है, तो आपको इतना अंदाज़ा आ जाएगा कि अगर ये रेंज को ब्रेक कर रहा है, ये जो अपनी छोटी सी रेंज है, कितने परसेंट की रेंज है, ये ध्यान से देखो 8% की रेंज है, 8% की रेंज में मार्केट घूम रहा है और अगर ये रेंज ब्रेक कर दी तो आप समझ सकते हो कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में और अब एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो मैंने यही लॉजिक समझ के मैं करीबन इस जगह पे था, मैं सच बताऊँ तो ये जो 30 दिसंबर के बाद का जो कैंडल बना, ये जब लो ब्रेक हुआ, ये पर्टिकुलर अगर मैं बहुत प्रिसीजन से आपको बताऊँ तो मैं इस जगह पे मेरे को पता चल गया और मैं निकल गया इस जगह से, ठीक है। ये लो ब्रेक हुआ, मैं निकल गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ से, अगर आप वहाँ पे नहीं निकलते, अगर आप थोड़ा सा लेट निकलते तो आपको यहाँ तो क्लियर कट आपको एग्जिट था इस जगह पे, मेरे से 2% कम, तो बहुत सिंपल था। अब क्या होने वाला है, ठीक है, ये तो सब बता देते हैं कि अगर आगे क्या हुआ, नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ अब क्या हो सकता है। ध्यान से देखते हैं। अब जैसे स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अब क्या डाउन ट्रेंड से एकदम से स्टॉक ऐसे ड्रूम करके मार्केट ऊपर चला जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसा मार्केट नहीं वर्क करता। तो अब होगा क्या, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेगा, ठीक है। अब वेट करने के बाद अगर वो ऊपर की ओर थोड़ा सा जाता है तो इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर आप ख़रीद सकते हो, ठीक है। ये रेंज जो है, ये रेंज जो हमने बात की उसके ब्रेकआउट के ऊपर आप उसको ख़रीद सकते हो। बट अगर ये रेंज नीचे से ब्रेकआउट हो गई तो आप मान सकते हो कि अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट और गिरेगा, ठीक है। मैं कोई आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी ख़रीदो नहीं खरीदो, बट ये लॉजिकली बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक करने के बाद, ऐसे ऐसे ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आ जाए, बट ये जगह पे आप नहीं बाय कर सकते। राइट नाउ इज़ नॉट अ गुड पोजीशन टू बाय, वंस इट ब्रेक्स दिस अपन बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन समझे कि इंडेक्स पे अपन कैसे समझ सकते हैं। अब अपन आते हैं किसी स्टॉक के ऊपर, तो जैसे IEX करके कर स्टॉक्स है, ठीक है, बहुत सिंपल प्यारा सिंपल नॉर्मल एग्जांपल है। तो IEX ने लिस्ट किया था अपने आप को 17 में, ठीक है, 17 से लेके 19 तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सेम स्टॉक 50 रुपये का था, 50 से लेके
₹50 ही रहा 3 साल तक, नहीं 2 साल तक, ठीक है, 17 से 19, 2 साल तक, ठीक है। अब उसके बाद दिसंबर से लेके 1 साल में इसमें थोड़ा सा अक्यूमुलेशन दिख रहा है, ठीक है। ये जो जोन है वहाँ पे वॉल्यूम्स भी बड़े हैं, स्टॉक्स ऊपर भी जा रहा है, इस रेंज के अंदर स्टॉक्स काफ़ी अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। ये जो रेंज है 45%, अगर मैं प्रिसीजन से बताऊँ तो ये 39-40% के आसपास है। हमें वहाँ बाय नहीं करना है। वंस इट ब्रेक्स दिस सर्कल, दिस स्क्वायर, हमें बाय करना है। तो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया, स्टॉक ने आराम से 300% दे दिया। अब ये जो कैंडल होती है, जो कैंडल है जिसको मैं बोलता हूँ फोमो कैंडल, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसको बोलते हैं फोमो कैंडल। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे एंटर करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अरे स्टॉक तो 300% ऊपर चला गया है, अभी और ऊपर जाएगा। क्योंकि होगा क्या कि जब कोई स्टॉक से बहुत कम टाइम के अंदर 200, 300, 500% बढ़ जाता है ना, तब उसकी न्यूज़ आना शुरू हो जाती है, ट्विटर पे लोग बात करना शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम वीडियोस बनाने लगते हैं। ऐसे मार्केट के गुरुज होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे इस स्टॉक ने 300% बना दिया है और 300% बना देगा, खरीद लो। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे खरीदेंगे एंड देन उनको ये लगेगा कि नहीं नहीं अब तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, और स्टॉक यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बेच देते हैं, ठीक है। वही हुआ, स्टॉक ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से ब्रेक होकर नीचे आ गया, ठीक है। तो अभी वो नीचे चल रहा है। कितना % नीचे आ गया है स्टॉक, वहाँ से ध्यान से देखते हैं। इस जगह से स्टॉक करीबन 60% जैसा डाउन है, 57% टू बी प्रिसाइज। हाँ, अब यहाँ से क्या होगा देखते हैं। स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ से उसने एक बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वो जा नहीं पाया, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा, ये स्टॉक इसी जोन के अंदर, ये जो उसका जोन है अपन ध्यान से मानते हैं, उसी में चलता रहेगा, ठीक है। ये जो थोड़ा सा बड़ा सा जोन है ये 30-40% का, ठीक है। अब अगर इसका अपर बाउंड्री ब्रेक करता है तो आप ये बोल सकते हो कि स्टेज 2 शुरू हो गया है, ठीक है। अगर लोअर बाउंड्री ब्रेक करता है तो आप बोल सकते हो डाउन ट्रेंड अभी भी चल रहा है, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट आपको कभी भी स्टॉक को स्टेज 1 में या स्टेज 4 में नहीं पकड़ना है। स्टेज 4 में तो बिल्कुल ही नहीं पकड़ना है, ठीक है। जैसे इंडिया मार्केट के एग्जांपल है, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। इंडिया मार्ट बहुत ही फेमस कंपनी, ठीक है। 2019 में लॉन्च हुई। पहले कुछ महीने कुछ भी नहीं हुआ, 1 साल तक स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया, बढ़ा भी नहीं, कम भी नहीं हुआ, एक छोटे से अपने रेंज के अंदर, ये जो उसकी रेंज है करीबन 30%, उसके अंदर ही घूमता रहा। अब इस जगह पे सारे लोगों को जिसको अक्यूमुलेट करना था उन्होंने ये स्टॉक को यहाँ पे अक्यूमुलेट कर दिया इस जगह पे ऊपर, ठीक है। सेम यहाँ से सप्लाई कम हो गया, डिमांड बढ़ गई, स्टॉक ऊपर चला गया, 281% बन गया, ठीक है। ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ फोमो कैंडल, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुए होंगे, ठीक है। देख के पता चल रहा है कि 25% की कैंडल है, वॉल्यूम भी नहीं है, तो रिटेल ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए होंगे। उनको लगा होगा कि ये स्टॉक तब ऊपर ही चला जाएगा, और स्टॉक नहीं गया। स्टॉक ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज तोड़ा, स्टॉक नीचे चला गया, डाउन ट्रेंड हुआ और स्टॉक आपका नीचे ही चल रहा है, ठीक है। तो आप मान के चलो 2021 से स्टॉक नीचे ही गिर रहा है, ठीक है। अभी स्टेज 4 डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, दिख रहा है आपको। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि अरे यार खरीद लो ना, 1900 रुपये का स्टॉक मिल रहा है एक ज़माने में जिस स्टॉक ने 4000 का हाई बनाया था। अब आपको यहाँ से नहीं पता कि ये स्टॉक क्या कर सकता है। हो सकता है ये 1900 मतलब अभी 2000 का जो स्टॉक है वो 1500 का हो जाए, 1000 का हो जाए। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स कितना भी गिर सकते हैं। हमेशा याद रखो, ऊपर जाने वाले स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकते हैं और नीचे जाने वाले स्टॉक कितना भी नीचे जा सकते हैं। ये बहुत ही लेम चीज़ लग रही है बट यही करते हैं, ठीक है। जैसे मेजगांव डॉक करके स्टॉक मैंने आगे एग्जांपल दिया था, CDSL है, RVNL है। वो जब 100 से 200 हुआ, लोगों को लगा ठीक है यार अब इससे ऊपर तो कितना जाएगा। वो 200 से 400 हुआ, लोगों को लगा 400 से ऊपर कितना जाएगा, 400 से 800 हुआ, ठीक है। तो जो स्टॉक में पोटेंशियल होता है, अच्छा होता है, वो ऊपर जाता रहता है, ठीक है। सेम नीचे जाने वाले स्टॉक्स नीचे ही जाते रहते हैं। तो ये हो गया इंडिया मार्ट। तो लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं विच इज़ CDSL। सेम कंसेप्ट, मार्केट में इतने टाइम तक वो घूमता रहा, विच इज़ अक्यूमुलेशन जोन। स्टॉक उसके बाद ऊपर गया, इस जगह पे हमारा फोमो कैंडल बना। फोमो कैंडल से मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने के बाद वो जा नहीं पाया और स्टॉक वहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। तो अपना काम ये है कि अपने को लास्ट एंटर नहीं होना है, ठीक है। जब पूरी रैली ख़त्म हो गई उसके बाद सिर्फ ऐसे फोमो वाली एंट्री की नहीं अब तो एंटर कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। जब प्रॉपर स्टेज 2 में स्टॉक जाए तब हम एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट है स्टेजेस के बारे में या कोई भी और मार्केट के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं या मेरे ट्विटर पे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,
कोई अगर टॉपिक आपको चाहिए कि मैं जिसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस पर ट्राई करूँगा बनाने का। और थैंक यू।